नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। राजस्थान में 5 साल बाद बीजेपी सत्ता में वापस आ गई है। गहलोत सरकार की नाकामियां गिनाकर और कई बड़ी बड़ी गारंटियां देकर भारतीय जनता पार्टी ने यहां बम्पर जीत हासिल कर ली और राज्य की कमान भजन लाल शर्मा को सौंप दी है। अब राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में लोगों की उम्मीद है कि बीजेपी चुनावों में किए गए वादों को पूरा करेगी और विकास की गति भी तेज करेगी। लेकिन नए मुख्यमंत्री के लिए इस सरकार को चलाना एक बड़ी चुनौती होगी और उसके कई कारण हैं। आपको बता दें कि भजन लाल शर्मा के लिए नए सीएम की राह कांटों से भरी होगी। इसी पर ज्यादा जानकारी हम रखेंगे, इसी पर बातचीत करेंगे, चर्चा होगी, खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के दिग्गज नेता भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं भजन लाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं भजन लाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। भजन लाल शर्मा को ऐसे राज्य की जिम्मेदारी मिली है जो पूरी तरीके से कर्ज में फंसा हुआ है। हाल ही में आरबीआई की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके मुताबिक राजस्थान का कर्ज 2022 से 23 में बढ़कर 5,37,013 करोड़ हो गया है। अप्रैल से लेकर अगस्त महीने तक यानी 7 महीनों में ही राज्य सरकार ने 12,288 करोड़ रुपए का कर्ज कर लिया था। इससे पिछले साल ये आंकड़ा 45,809 करोड़ रुपए का था। इसके अलावा आरबीआई की ओर से वित्त विभाग को लिमिट से ज्यादा कर्ज न लेने की चेतावनी भी जारी कर चुकी है। राज्य तिमाहियों से 3 तिमाहियों में तय लिमिट से ज्यादा का कर्ज ले चुका है। ऐसे में राज्य को कर्ज के इस दलदल से निकालना नए सीएम के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होगा, वो भी तब जब वह पिछली सरकार की जनहित से जुड़ी कोई भी योजना बंद नहीं करने का वादा कर चुके हैं। दरअसल राज्य पर बढ़े कर्ज की एक वजह सरकारी योजनाओं पर किए गए खर्च को भी माना जा रहा है। चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी। इसमें हर महीने घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट और किसानों की 2000 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। इस योजना के चलते सरकारी खजाने पर 7,000 करोड़ का वार्षिक कर्ज चढ़ रहा है। इसके अलावा बिजली कंपनियों को भी काफी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और बढ़ी हुई वृद्धावस्था पेंशन जारी रखने का भी दबाव नई सरकार पर होगा। इन सब के अलावा राज्य महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराध के मामले और पेपर लीक की बदनामी जैसी चीजों से भी जूझ रहा है, जिसके लिए नई सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने राज्य में पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों का मुद्दा उठाया था और वादा किया था कि बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई तो कीमतें कम होंगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों को बीजेपी शासित राज्यों के बराबर लाने के लिए नई सरकार को इसके दाम 10 से 11 रुपए प्रति लीटर कम करने होंगे, जो बेहद
चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, एपीएन न्यूज। तो भजनलाल शर्मा सीधे मुख्यमंत्री बने हैं सरपंच से। ऐसे में उनके सामने कई चुनौतियां हैं कि आखिर मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कैसे राज्य की कमान को संभाल पाएंगे, कैसे वो तय कर पाएंगे कि आखिर जिन चुनौतियां जो चुनौतियां मुंह बाय उनके सामने खड़ी हुई हैं उनके साथ वो कैसे निपट पाएंगे। क्योंकि अगर बात भजनलाल की करें तो उनके पास संगठन का जो एक तजुर्बा होता है, एक अनुभव होता है, वो तो अनुभव नजर आ रहा है, लेकिन सरकार चलाने का अनुभव भजनलाल के पास नहीं है। ऐसे में ऐसी कई चुनौतियां हैं, विपक्ष की चुनौतियां हैं, साथ ही साथ ऐसे कई लोग हैं जो उनके जो सहयोगी रहे हैं, बड़े बड़े नेता हैं, एकजुटता उनके साथ भी कैसे रखी जाएगी, ये भी बड़ी चेतावनी और बड़े लेवल पर मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानी, चुनौतियां आती हुई दिखाई दे रही है भजनलाल शर्मा की तरफ। लेकिन भजनलाल शर्मा इससे निपटेंगे कैसे, बड़ा सवाल है। कैसे इन सारी चीजों को पूरा करेंगे, जिन वादों दावों के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने एक बम्पर जीत हासिल की, उसको कैसे निपटाएंगे, ये बहुत जरूरी है। में उतरी। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये सारे वादे, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों की बात की जाए या फिर पेपर लीक के मामले की बात की जाए, तमाम तरीके के ऐसे दावे वादे थे। 450 में सिलेंडर देने का वादा जनता को किया गया। इन वादों से कैसे भजनलाल शर्मा उतर पाएंगे, और वो भी तब जब राजस्थान 30,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज से निपटेंगे या फिर जनता को दिए हुए दावे और वादों से निपटेंगे? क्योंकि भजनलाल शर्मा की तरफ से एक बात ये भी कही गई है, यानी कि जो नई सरकार है उसकी तरफ से इस बात को भी कहा गया है कि जो पुरानी सरकार ने योजनाएं चलाई थी, उनकी भलाई के लिए जनहित की जो योजनाएं थी, उन्हें फिलहाल बंद नहीं किया जाएगा। ऐसे में ये सवाल भी है कि राजस्थान पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज में डूबे होने के बाद पिछली पुरानी योजनाओं को भी बंद नहीं किया जाएगा, और जो नई योजनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी उतरी है, उन योजनाओं को भी जारी रखा जाएगा। तो बड़ी चुनौती किस तरह से, और ऐसे में क्या कुछ हो सकता है। हमारे साथ इसी पर बातचीत के लिए तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अनुश्री शर्मा, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। साथ ही साथ मनीषा सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। कई तरह की चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को राजस्थान की कमान सौंपी गई है जिनके पास संगठन का अनुभव तो कह सकते हैं कि है, लेकिन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। ऐसे में जो दावे वादे किए गए हैं, पिछली पुरानी समस्याओं से कैसे निपटा जाएगा, कर्ज में डूबे होने के बाद क्या कुछ चुनौतियां भजनलाल शर्मा के सामने खड़ी हैं जिनसे वो पार पा पाएंगे? निश्चित रूप से देखिए, चुनौती मेरे हिसाब से कम नहीं है, और वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर पूर्ववर्ती जो सरकार थी, अशोक गहलोत जी की सरकार, अंतिम अपने चुनावी वर्ष के अंदर जिस तरीके से उन्होंने तमाम योजनाएं और तमाम घोषणाएं जनता के लिए की, और दूसरी तरफ देखिए, हाँ, इसमें क्या होता है कि एक वित्तीय प्रबंधन जो होता है, आय और व्यय दोनों के बारे में आपको देखना पड़ेगा। और उसके अंदर जिस तरीके से वो अशोक गहलोत जी इतना बड़ा एक, आप ये समझ लीजिए, जनता की अपेक्षाओं का पहाड़ खड़ा करके चले गए, उस पहाड़ को आपको लांघना भी है। और साथ में जो आपने घोषणाएं की चुनावों के दौरान, जो जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी पे आपको जनता ने जिस तरीके से भरोसा किया, तो कहने का तात्पर्य ये उसके इतर जो आपने घोषणाएं की, आपको वो भी धरातल पे लानी है। और इन सब चीजों के लिए देखिए पैसा चाहिए, और पैसा पैदा करने के लिए अगर आप जनता के ऊपर कोई किसी प्रकार का बोझ डालेंगे, किसी प्रकार का कोई कर बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से वो भी एक जनता के मन में एक आक्रोश का आप
भागीदार बनेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक चीज ये भी समझ में आती है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिसको कह रही है कि भाई डबल इंजन की सरकार, तो केंद्र के सपोर्ट से जो मुख्यमंत्री बने हैं और केंद्र की जिनके ऊपर एक कृपा दृष्टि है, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं, और दूसरी एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्य कर रही है, तो इस आप ये मान के चलिए अपने कैडर, संगठन और सरकार, और उसके बाद में केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय सरकार, इन सब के बीच में एक जिस तरीके से आज आपने शपथ ग्रहण समारोह के अंदर भी देखा, और जिस एक ऐसा लग रहा था कि एक पार्टी नहीं, जैसे एक परिवार वहां पे इकट्ठा हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये इसी कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों का अगर सामंजस्य मिला करके इस सरकार में मेरे हिसाब से भागीदारी होगी, अभी कौन कौन कैबिनेट में शपथ लेगा, कौन कौन राज्य मंत्री की शपथ लेगा, ये सारी चीजें देखनी, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज की प्लानिंग पहले कर ली है। क्योंकि जब उन्होंने भजन लाल जी का नाम के ऊपर विचार किया होगा, तो जिन चीजों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तमाम इन चीजों के ऊपर उन्होंने भी विचार किया होगा कि इन सारी चीजों को, इन बाधाओं को हमें कैसे पार पाना है। तो मेरा ये मानना है कि शायद इस सब चीजों का रोड मैप पहले बना करके ही इन्होंने इस प्रकार की जो कदम उठाया है, या मान लीजिए जो एक नया इन्होंने एक प्रयोग किया है भारतीय राजनीति के अंदर, कि तीनों राज्यों के अंदर जो छत्रप थे भारतीय जनता पार्टी के, जो कद्दावर नेता थे और मुख्यमंत्री के दावेदार थे, और जो जिन्होंने कई साल सरकार चलाई है, उनको पीछे करके जिस तरीके से नवागंतुकों को इन्होंने आगे किया है, तो निश्चित रूप से आगे की भी कुछ प्लानिंग बनाई होगी। वो देखते हैं भविष्य में किस तरीके से क्या फलीभूत होती है। बिल्कुल, हमारे साथ अनुश्री शर्मा जी हैं, कांग्रेस की, जो जुड़ चुकी हैं। अनुश्री जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। देखिए, नई सरकार आ गई है राजस्थान में, ऐसे में अब सरकार के सामने चुनौती है कि कई तरह की ऐसी योजनाएं हैं जो आप जाते जाते राज्य के ऊपर छोड़ गए कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इन योजनाओं को पूरा करेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की अपनी भी योजनाएं हैं। पहले से ही राजस्थान कर्ज में डूबा हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बार बार इस तरीके की सरकार, इतने वक्त तक 5 साल में कांग्रेस ने आखिर किस चौराहे पर खड़ा कर दिया लाके कि अब निकलना भी मुश्किल हो रहा है, इतना कर्ज बढ़ा दिया है। ये जो पार्टी आरोप लगा रही है तो खैर निराधार है, और हमने जनता के हित में काम किया है। चाहे जनता के विकास की बात ले ले, जो योजनाएं थी वो जनहित की थी। तो मेरा यही निवेदन है कि जो हमारी योजनाएं हैं वो अब की सरकार वो बंद ना करे और निरंतर जनता के विकास में ही काम करे। नहीं, ये तो साफ है। ये तो भजन लाल शर्मा ने पहले ही कह दिया कि पिछली पुरानी जो सरकार ने योजनाएं शुरू की थी और जिनका वादा किया था उन्हें पूरा किया जाएगा, उन्हें बीच में नहीं रोका जाएगा। लेकिन अनुश्री जी, एक बात बताइए, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और बढ़ी हुई वृद्धावस्था पेंशन जारी रखने का दबाव जो आपने सरकार को दिया, क्या ये कांग्रेस पार्टी को नहीं पता था? 53 जिले चलाने हैं। हाँ, क्या आपको नहीं पता था कि पहले से ही राजस्थान इतने ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है? आरबीआई बार बार चेतावनी दे रही है कि आपके ऊपर कर्ज है, उसके बाद भी आपने इतने सारे दावे वादे लेकर आप चुनाव में उतरे सर। अनुश्री जी, आवाज पहुंच पा रही है आपको? जी, मेरे को पहुंच पा रही है, आपको आ रही है? जी, मेरा कहना यही है कि ये जो कर्ज की आप बात कर रहे हैं, हम जनता के विकास के लिए किया। अब निश्चित तौर पे अगर हमारी सरकार आती तो हमारा एक रूट मैप था, या फिर हमारी सोच कह सकते हैं कि इस कर्जों को कैसे उतारेंगे या जनता के हित के लिए कैसे काम करेंगे। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। यानी कि अब ये भारतीय जनता पार्टी जाने कि कर्ज से कैसे निकालना है राजस्थान को। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की मनीषा सिंह जी जुड़ी। मनीषा जी, अब आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे राजस्थान को इस कर्ज से निकालना है, कैसे नए मुख्यमंत्री इतनी चुनौतियों का सामना करेंगे, एकजुटता कैसे बनाएंगे, बड़े बड़े नेताओं का, बीजेपी के संगठन का, केंद्रीय नेताओं का, तमाम तरीके की उनके सामने चुनौतियां हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस तरह से भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, इन चुनौतियों को वो पार कर पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से मरुधरा के मस्तक पर आज फिर से केसरिया तिलक हुआ है और उसकी साक्षी बनी है राजस्थान की देवतुल्य जनता, जिन्होंने माननीय मोदी जी पर विश्वास जताया। उसके बाद में हमारे आज उपस्थित होकर
माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी पर भी उन्होंने विश्वास जताया है। तो देखिए निश्चित रूप से आप अगर अनुभव की बात कर रहे थे यहाँ पे, देखिए अनुभव पिछली सरकार के पास में कितना था आपने देखा, लेकिन क्या वो इसको पार कर पाए? उन्होंने जो राजस्थान को कुशासन दिया, आर्थिक संकट दिया, किस तरह से उन्होंने जो राजस्थान चलाया है वो सब जानते हैं। महिलाओं के ऊपर जो जी आवाज आ रही है, महिलाओं पे जो पहुंच रही है मेरे अत्याचार पास। हुए हैं, जो जिस तरह से महिलाओं के ऊपर जिस तरह से जो चीजें आपने देखा सामने आया है कुशासन, हाँ। तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की जो सरकार है वो ही दूर कर सकती है। जिस तरह से अनुश्री जी ने तो कह ही दिया कि अब उन्हीं के ऊपर है, अब भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस सब चुनौतियों का सामना करेगी। और जो हमारे राजस्थान पे जो इतना बड़ा कर्ज छोड़कर गई है, जो पिछले 5 वर्षों में 38,700 से लेकर जो आज 70,748 जो प्रति व्यक्ति कर्ज है, उससे निजात दिलाएगी। कुशासन का अंत होगा और जिस तरह से जो कानूनी व्यवस्था थी वो दुरुस्त होगी और साथ में जो महिला सुरक्षाओं के लिए सुदृढ़ उपाय किए जाएंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी डटकर जिन मुकाबलों को दिया जाएगा। 450 रुपए का जो सिलेंडर है वो महिलाओं को दिया जाएगा। पेपर लीक और घोटाले, जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह से भूमाफियों का, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। खास मेहमान लगातार हमारे साथ इस कार्यक्रम के जरिए जुड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं कि भजनलाल शर्मा के लिए आखिर राजस्थान को संभाल पाना कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि कई ऐसे दावे और वादे किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और पिछली सरकार इतने दावे वादे छोड़ गई है कि उनसे निपटना कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। निरंजन जी, ऐसे में देखिए कांग्रेस प्रवक्ता को आपने सुना, उन्होंने साफ कह दिया अगर उनकी सरकार आती तो वो काम करते, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जाने उसे क्या करना है, कैसे निपटना है। क्या एक ये पिछली सरकार की जिम्मेदार बातें मानी जा सकती हैं जिस तरह से अभी आपने बातों को सुना? देखिए, अगर मैं बात करूं 2018 के बाद में जिस तरीके से कांग्रेस वहां पे बहुमत में आई और उसके बाद में जो सरकार के बीच में छीना झपटी चली, मैं बात कर रहा हूं अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी के बीच में, जो एक सरकार के बीच में जो सरकार के लिए छीना झपटी चली, 3.5 साल लगभग 4 साल आप ये मान के चलिए सरकार केवल होटलों से रेस्टोरेंट से चली, होटलों और रिसोर्ट से चली। और ये भी आपने देखा होगा कि वो 3.5-4 वर्ष तो उस सरकार ने केवल सरकार गिराने और सरकार बचाने की कसरत में निकाल दिए थे। अब जिस तरीके से पिछले 25 वर्षों से राजस्थान के अंदर एक रिवाज सा बना हुआ है कि 5 वर्ष इसकी सरकार, 5 वर्ष उसकी सरकार, तो अशोक गहलोत जी को कहीं ना कहीं ये चीज लगी कि देखिए, हमारे यहाँ देसी भाषा में कहावत कही जाती है कि घोड़ा पड़े तो एक मजा और घोड़ा सवार दोनों पड़े तो 2 मजे। तो अशोक गहलोत जी ने शायद उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इस तरीके से बम्पर घोषणाएं कर दी कि हमारे पास हमें तो घोषणाएं करनी है, जब तक एप्लीकेबल और इम्प्लीमेंट होने की स्थिति आएगी तब तक चुनाव आ जाएंगे, आचार संहिता लागू हो जाएगी। और अगर हम सरकार में आ गए तो तब की तब देखेंगे, और अगर हम सरकार में नहीं आ पाए, बाई दी वे अगर रिवाज कायम रह गया तो आने वाली सरकार यानी कि यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखे। तो कहने का तात्पर्य, अब इस तर्ज के ऊपर उन्होंने जिस तरीके से मान लीजिए 53 जिले बना दिए और जिस तरीके से 50-50 लाख रुपए तक का चिरंजीवी बीमा योजना कर दिया, और ये तमाम जो घोषणाएं उन्होंने जो लोगों को एक, जैसे हमारे यहाँ अभी एक चलन चल पड़ा है फ्री बीज वाला, तो उस तरीके का एक बहुत बड़ा अपेक्षाओं का पहाड़ खड़ा कर दिया। तो कहने का तात्पर्य निश्चित रूप से मुश्किल तो है, लेकिन ये भी आपको एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं इसके अंदर कि ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति ऊर्जावान हो और सही उसके पास सलाहकार हो और सही दिशा में और अगर कार्य करने की इच्छा शक्ति हो, तो मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो असंभव है। क्योंकि आपको केवल मैनेजमेंट करना है, आपको केवल आय व्यय का समन्वय करना है,
आपको लेखा अनुदान जो है उनका आपको वित्त व्यवस्था को आपको एक सुदृढ़ तरीके से, और इसके अंदर जिस तरीके से मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं भजन लाल जी की, और हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा कि रामायण के अंदर भी तुलसीदास जी एक बेहतरीन शासन चलाने का एक पद्धति बता चुके, जो आपके चैनल के ऊपर मैं बताना चाहता हूं, जिसके अंदर जो चौपाई है कि बरसत हरसत सब लखे करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो हो, यानी कि सीधी सी बात है, जिसके ऊपर आप ज्यादा कर लगा सकते हैं, जिन चीजों के अंदर जिनको जो देने की क्षमता रखते हैं उनसे आप कर्ज लगाइए, और जिनको आप जो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसके ऊपर आप थोड़ा सा उस चीज को बरसाइए। मनीषा जी, बिल्कुल बिल्कुल। मनीषा जी, क्या लग रहा है आपको इस मैनेजमेंट को करने के लिए भजन लाल शर्मा जी को अब क्या करना पड़ेगा? क्या केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अब इस चीज का दबाव बनाया जाएगा कि अब वो इस कर्ज से निपटने के लिए तरह तरह के तमाम टैक्स जनता के ऊपर डाले? इसका भार अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी क्या अब आम आदमी के ऊपर डाल देगी? क्योंकि सरकार की अपनी तो कोई आय होती नहीं है, जो कुछ है आम आदमी का है, टैक्स पेयर का है। देखिए, भजन लाल जी एक कार्यकर्ता रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी एक कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता रहे हैं, और देखा जा रहा है जिस तरह से दुबे जी ने कहा कि जरूरी नहीं है उनका अनुभव का उनका कार्यकर्ता के रूप में रहा है, तो लेकिन मैनेजमेंट है, डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे, और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है तो हमें केंद्रीय और जितने सलाहकार, आपने देखा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सुव्यवस्थित पार्टी है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही एक मामूली से कार्यकर्ता को, एक किसान के बेटे को राजस्थान के मुखिया के रूप में चुना है। तो मैडम ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक कार्यकर्ता को, जो एक लास्ट में बैठी हुई पंक्ति का एक मुख्यमंत्री है, वो आप एक आखिरी पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ता को आपने मुख्यमंत्री बनाई। बहुत बढ़िया बात है, मैनेजमेंट आप करेंगे, अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, लेकिन काम करने के लिए मैं वही सवाल फिर से दोहरा रही हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब आम आदमी के कंधों पर बोझ डाल देगी? क्या क्या नए कर टैक्स लगाएगी? क्या आम आदमी को अब नया भुगतान करना पड़ेगा? मैडम, कैसे कर्ज से मुक्ति मिलेगी? नहीं है, कहीं ना कहीं सलाहकार या केंद्रीय जो हमारी सरकार है उसके द्वारा इस सभी चीजों से निजात दिलाया जाएगा। और जहां जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी की कितनी सारी योजनाएं हैं, संकल्प जो उनका पत्र हुआ है, उसमें जो चीजें आई है उन सबको पूरा किया जाएगा। यहाँ पे ये बात नहीं है कि पिछली सरकार की तरह कर्ज बढ़ाया जाए और जनता को फ्री में सब कुछ बांटकर, और है ना आज राजस्थान के ऊपर इतना बड़ा कर्ज उन्होंने जो खड़ा कर दिया है, तो निश्चित रूप से एक चुनौती है, लेकिन उस चुनौती को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाएगा, सामना किया जाएगा इस चुनौती का। आपने क्या आपकी सरकार 5 साल तक रही, काम करती रही, तमाम तरीके के वादे करती रही, लेकिन अब आपने ऐसी सरकार को, नई सरकार को इस ऐसी उलझन में लाकर खड़ा कर दिया है कि या तो वो आम आदमी के ऊपर सारा प्रेशर डाल दे, या तो फिर कर्ज में ही डूबी रहे और अपने वादे दावों को कर ही ना पाए पूरा। क्या आपने भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने के लिए कि नए मुख्यमंत्री को बना दिया है तो आप सफल तो नहीं हो पाएंगे? क्या इस रणनीति के तहत आपकी तरफ से कार्य किया गया, काम किया गया? देखिए, इस चीज के लिए जनता बहुत समझदार है, और हमने जो कार्य किए विकास के लिए किए थे। अब रही बात कर्ज की, तो इसका हमारा रोड मैप था हमारी सरकार का कि हम क्या रोड मैप था मैम? क्या रोड मैप था? कैसे ये कर्ज कम हो सकता था? 5 साल से अगर एक साल की मैं बात करूं तो लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। बनाई गई थी, और निश्चित तौर पे ये भार जनता पर तो नहीं आता। अब रही बात जनता का, जो भी आदेश आया है, नई सरकार है, तो नई सरकार से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो भी भार है कम से कम जनता पे ना डाले। आरबीआई की तरफ से आपको चेतावनी दी गई, आपने क्यों नजरअंदाज की? जी नहीं, हमारी तरफ से नजरअंदाज नहीं की गई है, लेकिन मैं आपको बार बार एक ही बात बता रही हूँ कि जो भी हमने योजनाएं चलाई वो सिर्फ जनता के हित के लिए चलाई है। जितने काम किए सिर्फ जनता के हित के लिए किए। जनता के हित के लिए किए, लेकिन अब वो जनता के अहित में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब नई सरकार वही बोझ अब जनता पर डालेगी और टैक्स पेयर को ही इन सारी समस्याओं का समाधान राजस्थान की जनता को करना पड़ेगा। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।